सो हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज विजय। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों इस क्लास 9 की सीरीज में। क्लास 9th में अगर आप सभी लोग हैं तो आप सभी लोग हमारे साथ ई पाठशाला के साथ बहुत अच्छी तरीके से हिस्ट्री की तैयारी कर सकते हैं। क्लास 9, 10th, 11th, 12th हिस्ट्री पूरी तरीके से हिंदी इंग्लिश में आपको इस चैनल पर मिलेगी। दोस्तों आज आप देखने जा रहे हैं नाजिज्म एंड द राइज ऑफ द हिटलर। वैसे तो यूपीएससी लेवल पे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पर क्लास 9th के लिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो लेक्चर सीरीज का पहला पार्ट है। अगर आप सभी लोग चैनल के साथ जरूर जुड़िए। नोट्स अगर आप चाहते हैं तो ईपी फैमिली के साथ आप नोट्स ले सकते हैं। अगर आप सभी लोग नए हैं टेलीग्राम अकाउंट के साथ साथ इंस्टाग्राम अकाउंट पे, तो आप किसी भी प्रकार की अगर क्वेरीज चाहते हैं तो हमारे साथ कहीं ना कहीं आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम अकाउंट के साथ साथ इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी। दोस्तों आज का लेक्चर सीरीज जो होने वाला है वो होने वाला है, हम जानेंगे कि विमर रिपब्लिक जो है, वाइमर बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में विमर बोल रखा है। विमर रिपब्लिक है क्या? एनसीईआरटी से अलग हटके बहुत सारी चीजें बताऊंगा जो एनसीईआरटी के अंदर नहीं बताई गई है। कारण सिंपल सा ये है कि अगर सारी चीजें एनसीईआरटी में बहुत बखूबी और बहुत सही तरीके से साधारण भाषा में बता दिया जाएगा तो आप सभी लोग बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन ऑफकोर्स एनसीईआरटी चीज़ें नहीं करती है, जो मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली आप लोगों के लिए दुख फील होता है। तो चैप्टर की शुरुआत कैसे हुई है, चैप्टर में मेन कॉन्सेप्ट क्या है, सब कुछ समझेंगे, टॉपिक वाइज समझेंगे। तो पहला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा कि बर्थ ऑफ विमर रिपब्लिक हुआ क्यों, यानी कि जर्मनी के अंदर विमर रिपब्लिक वाइमर गणराज्य का उदय किस तरीके से हुआ वो समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, इफेक्ट ऑफ द वॉर में लिखा हुआ है ना, तो ये याद रखिएगा यहाँ पे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की बात हो रही है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से जर्मनी में जो अर्थव्यवस्था थी वो किस तरीके से खराब हुई। उसके बाद हम जानेंगे कि किस तरीके से राजनीतिक जो सोच बनी, पॉलिटिकल रेडिकल सोच बनी, इकोनॉमिक क्राइसिस जो हुए उसकी वजह से वहाँ की जनता पे क्या प्रभाव पड़ा। और साथ में हम जानेंगे मंदी का दौर, ईयर ऑफ डिप्रेशन, यानी कि जर्मनी के अंदर एक ऐसा काल आया, एक ऐसा समय आया जिसकी वजह से जर्मनी पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गई। ओके, आई होप दैट आपको पॉइंट समझ में आया होगा कि हम किस चीज को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट नंबर 1 में, बर्थ ऑफ विमर रिपब्लिक। तो क्योंकि आपको जर्मनी के बारे में पहले समझना है तो सबसे पहले तो ये समझिए कि जर्मनी का इतिहास क्या था, जर्मनी क्या थी, जर्मनी कैसे लड़ी, क्यों लड़ी, क्या कारण था। तो थोड़ा सा डिटेल में नहीं बताना चाहूंगा, थोड़ा सा आपको ब्रीफ समरी दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। देखिए जो वॉर हुआ ना, वॉर हुआ 1914 से 19 लास्ट नवंबर 1918 में। यानी कि जर्मनी की जो स्थिति थी ना, वो जर्मनी की स्थिति वॉर से पहले कुछ और थी, और जर्मनी की स्थिति 1919 से लेके लास्ट जब तक हिटलर नहीं हमारा पीछा छोड़ता है, जब तक जर्मनी की स्थिति कुछ और होती है। यानी कि ये वाला जर्मनी हमारे हिटलर के नाम है, और ये वाला जर्मनी हिटलर के नाम नहीं, ये वाला जर्मनी राजा जो वहाँ पे राज किया करते थे उनके नाम था। और इस टाइम पीरियड पे जो पूरी की पूरी जर्मनी थी उसकी स्थिति कुछ और हो रखी थी। ठीक है, इतना आपने समझना है कि वॉर से पहले और वॉर के बाद जर्मनी अलग अलग था। अब बात करते हैं कि यहाँ पे वॉर जब हो रहा था तो दो यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, एक आपको एक्सिस नेशन मिलेगा और आपको एक अलायंस नेशन मिलेगा। एक्सिस नेशन में आपको यूनाइटेड स्टेट दिखेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा एक्सिस नेशन के अंदर जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के कुछ अंपायर। यानी कि जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो रहा था ना, तो सारी महान शक्तियां बोले तो यूनाइटेड स्टेट, ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस, इनको लगता था कि जर्मनी क्या है हमारे सामने, जर्मनी को तो ऐसे निस्तर नाबूद कर देंगे, क्योंकि हम वैसे भी तो बहुत सारे इलाकों के अंदर अपनी टेरिटरीज, अपनी कॉलोनीज चला रहे हैं। इंडिया में भी चला रहे थे, हमने अफ्रीका में भी देखा। क्लास 9 का अब 4th चैप्टर पढ़ेंगे आप, उसमें भी देखेंगे, और उसके बाद आप 10th में जाएंगे आप, उसमें भी देखेंगे। मतलब इस टाइम पीरियड पे ना ब्रिटेन काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा पावरफुल था। ब्रिटेन को लगता था कि जर्मनी क्या कर लेगा हमारा। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जर्मनी ऑस्ट्रेलिया के साथ था। अब हुआ क्या, हुआ ये कि इसको लिया हल्के में जर्मनी को, और जर्मनी ने क्या करा, बहुत सारे फ्रांस और बेल्जियम की ज़मीनों को ऑक्युपाई कर लिया। अब ऑक्युपाई करने का मतलब अगर आप देखो तो यहाँ पे थोड़ा बहुत फ्रांस है और ये बेल्जियम है, तो बेल्जियम की कुछ प्लेसेस ये हो गई, फ्रांस की कुछ प्लेसेस ये हो गई। तो इस टाइम पीरियड पे आप देखो तो जर्मनी ने बहुत बड़े इलाके अपना लिए। इवन यहाँ की कुछ लिथुआनिया तक की प्लेसेस अपना ली, डेनमार्क की कुछ प्लेसेस अपना ली। मतलब जर्मनी दिखने उस समय पे था नॉर्मल, लेकिन दोस्तों जिस समय जर्मनी के अंदर राजा का शासन था ना,
जिस समय राजा का शासन था। याद रखिएगा जर्मनी जब बना था उसकी इतिहास अलग है। आप जब पहला चैप्टर पढ़ेंगे क्या कहते हैं अपना क्लास 10th का, तो उसमें पढ़ेंगे कि किस तरीके से जर्मन का एकीकरण हुआ, जर्मनी किस तरीके से बना, और जर्मनी के एकीकरण के साथ साथ फिर जर्मनी के अंदर कैसे राजा का शासन आया और किस तरीके से कई सालों तक राजा का शासन चलता रहा। और जब राजाओं का शासन था तो उस समय जर्मनी ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके वॉर लड़ता था। और उस टाइम पीरियड पे अगर आप देखो तो जर्मनी की ये स्थिति है, और जर्मनी ने बहुत सारे कैप्चर कर लिया था। सिंपल शब्दों में एनसीईआरटी आपको ये बता रही है, देख सकते जमीनें ले ली गई, ये है लीग ऑफ नेशन वाली है, और यहाँ पे लिखा है विसैनिक क्षेत्र, जिस क्षेत्र सैनिक से संबंधित नहीं था ये वो प्लेस है। जर्मनी जब अपने पीक पे था तो उस समय ब्रिटेन उसको हल्के में ले रही थी, दैट इज ब्रिटेन काफी आगे निकला। लेकिन फाइनली 1917 के अंदर यूएस की एंट्री होती है, और यूएस उस टाइम पीरियड पे आप कह सकते हैं कि मॉडर्नाइजेशन लेवल में बहुत आगे जा चुका था, क्योंकि इसके बारे में क्लास 10th में काफ़ी अच्छे तरीके से हिस्ट्री की बुक में समझाया हुआ है किस तरीके से कहाँ जो अमेरिका था लोगों से कर्ज लिया करता था, इस टाइम पे वो लोगों को कर्ज देने लग गया था। तो इससे इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यूएस की पावर काफ़ी अच्छी हो चुकी थी। यूएस पूरी तरीके से अपना हजूम चला रहा था। दैट इज वॉर के अंदर घुसते ही आप देखोगे नवंबर 1918 में युद्ध जीत लिया जाता है, और उसके बाद जर्मनी के ऊपर पूरी तरीके से हार्श ट्रिटी ऑफ वर्साइल थोप दी जाती है। इस तरीके से जर्मनी की उल्टी गिनती चालू हो जाती है। तो मैंने क्या बताया आपको, जर्मनी की दो स्थिति है, एक है वॉर से पहले की और है वॉर के बाद की। तो वॉर के अब जब वॉर खत्म हुआ तो वॉर खत्म होते ही राजा का शासन हो गया खत्म। ये आप देख सकते हैं, क्रॉस कर दिया मैंने, इनको मार दिया गया नहीं है, इनका शासन खत्म हो गया। 15 जून 1888 से लेकर 9 नवंबर 1918 तक ये व्यक्ति थे। इन व्यक्ति का नाम जर्मन एम्पायर किंग ऑफ पर्शिया विल्हेम सेकेंड इनका नाम था। और आप देख सकते हो कि जैसे ही इंपीरियल जर्मनी, ये हाँ एक और चीज़, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये मैंने ढूंढ के आपको बताने की कोशिश करी है। मेरा मेन मकसद है कि बच्चे अगर समझे तो बहुत डीपली समझे, है ना। तो जर्मनी जो था दोस्तों ये खत्म हो गया। जैसे ही जर्मनी खत्म हुआ, जर्मनी के खत्म होते राजा का शासन खत्म होता है, और राजा का शासन खत्म होते अब आप आ जाइए रिपब्लिक ऑफ जर्मनी की शुरुआत होती है। यानी कि इससे पहले जर्मनी के अंदर शासन था बट राजा का शासन होता था और लोगों के पास राइट टू वोट नहीं था। अब इसी वजह से पूरी जर्मनी के अंदर विमर रिपब्लिक की शुरुआत हो जाती है। समझ में आया? ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि अब है विमर, कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, राजा भाड़े में जाए, लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना होगी और फेडरल स्ट्रक्चर होगा। फेडरल स्ट्रक्चर आपको पता होगा, फेडरल स्ट्रक्चर आप लोग सिविक्स पढ़ते हैं ये पाठशाला के चैनल पे। तो फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में इस तरीके से बताया गया, फेडरल इस तरीके से फेडरलिज्म सिस्टम के तहत सेंट्रल और स्टेट आपस में मिलेगी, यानी कि पीएम और प्रेसिडेंट मिलके काम करेंगे, तो फेडरल स्टेट है। और जब फेडरल स्टेट बना यानी कि अब राजा का शासन खत्म, एक होगा, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम होगी और इसे ही विमर रिपब्लिक कहा गया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, ये थोड़ा एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। आप देखोगे राजा का शासन होता है, फ्रेडरिक एल्बर्ट करके इनका नाम है, प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी बनते हैं पहले प्रेसिडेंट। और क्योंकि वहाँ पे होते हैं तो वहाँ काउंसलर होते हैं। तो आप देखोगे 21 जून 1919 से लेकर 26 मार्च में ये बनते हैं चांसलर वहाँ के। क्या नाम? गोस्ते बोर लिखा हुआ नाम, पर गास्तव हम इसे पढ़ेंगे। तो गास्तव पहले चांसलर बनते हैं और उस टाइम पीरियड पे पूरी तरीके से जर्मनी की भागदौड़ चलाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इस टाइम पीरियड पे लोगों को पार्लियामेंट्री सिस्टम समझ में आ गया, वहाँ की पार्लियामेंट को राइक्सटैग कहा गया, जनता वहाँ पे राइट टू वोट कर रही थी, इवन वुमेन्स को राइट टू वोट था। बहुत अच्छी बात, भारत से पहले अगर कहीं पे राइट टू वोट आया तो वो आप कह सकते हैं कि जर्मनी में आ गया था। तो यहाँ पे शासन बड़ा ही चल रहा था, मतलब वॉर खत्म, जनता ने अपना पार्लियामेंट चुना, जनता ने बड़े बड़े लीडर्स को, मिनिस्टर को अपॉइंट करवाया, राइट टू वोट। लेकिन दोस्तों क्योंकि जर्मनी जो था ना बेचारा, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब वो फेस कर रहा था तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसे बहुत दिक्कतें हुई। इसी वजह से आप कहते हैं वहाँ की जनता ना खत्म होते ही जब पार्लियामेंट्री सिस्टम आया तो ज़्यादा खुश नहीं थी वो। क्योंकि अगर आप देखो द रिपब्लिक हाउएवर वाज नॉट रिसीव्ड वेल बाय इट्स ओन पीपल लार्जली बिकॉज इन टर्म्स ऑफ फोर्स्ड टू एक्सेप्ट आफ्टर जर्मन डिफीट एट द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध वहाँ पे ख़त्म होता है ना, जनता को ऐसा लगता है
कि वहाँ के बड़े बड़े लीडर्स जानबूझ के ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस उनके घुटनों के नीचे टिक गए हैं, झुक गए हैं उनके सामने। कारण सिंपल सा ये था, जर्मनी ब्रिटेन कहते थे कि पूरे के पूरे वॉर का हर्जाना आपको देना पड़ेगा। हर्जाना देने का सिंपल सा कारण है कि भैया वॉर हम नहीं लड़ना चाहते थे, वॉर आप लड़ना चाहते थे। और इसकी वजह से जो पुरानी जर्मनी का सिस्टम चल रहा था उसका भुगतान नई जर्मनी के लोगों को फेस करना पड़ रहा था। सो दैट इज वहाँ की जनता प्रोटेस्ट करने लगी। वहाँ की जनता कहने लगी यार ये क्या ड्रामा है, चलो मान लिया राइट टू वोट आ गया, लेकिन खुशहाल जीवन कहाँ है? खुशहाल जीवन तो था ही नहीं, क्योंकि सिंपल सा कारण ये था कि जो वर्साई ट्रीटी था ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जर्मनी को उन संधि का जबरदस्ती उन्हें सामना करना पड़ा। ब्रिटेन, फ्रांस, इन कंट्रियों ने मिलकर जर्मनी के ऊपर संधि थोप दी, जिसे ट्रीटी ऑफ वर्साई कहा जाता है। अब ये ट्रीटी खतरनाक क्यों थी दोस्तों? ट्रीटी खतरनाक थी, सबसे पहले जर्मनी को बहुत सारे अपने इलाके छोड़ने पड़े। 13% ऑफ इस टेरिटरी छोड़नी पड़ गई, जिसमें से 75% जहाँ पे आयरन मिलता था, 26% जहाँ पे कोल मिलता था। तो फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क ने छीन लिए पूरी तरीके से, इनसे लिथुआनिया ने छीन लिए। और उसके बाद अगर आप देखो तो 6 बिलियन, एक एग्जांपल दे दूं मैं आपको, वन लिब्रे जैसे बना हुआ आप देख सकते हैं। 1 लिब्रे की डॉलर में अगर हम कीमत लगाए तो $1.12 समथिंग होता है USD। तो इस हिसाब से आप लगा सकते हो कि अगर आज के पे भी आपको देखना है कि कितने डॉलर में उसके ऊपर कर्जा चढ़ाया गया, तो 6 बिलियन को 1.22 से इंटू कर लेना, USD में आ जाएगा। जैसे डॉलर में आएगा तो उसे पैसे में कन्वर्ट कर लेना, पता चल जाएगा कि कितना उनके ऊपर चढ़ा दिए गए। कहा गया कि जर्मनी जितना भी वॉर में खर्चा हुआ है टोटल पैसा ये है, ये भुगतान आपको ही करना पड़ेगा। और दूसरा, उसके संसाधन जो सबसे इंपॉर्टेंट राइनलैंड प्लेसेस थी वो उनसे छीन ली गई। मतलब जर्मनी आज़ाद हो गया, जर्मनी में रिपब्लिक सिस्टम आ गया, लेकिन दोस्तों ऐसे रिपब्लिक सिस्टम का क्या फ़ायदा जिसमें उनको पैसे भरने पड़ रहे, समझ गए? तो इसीलिए जनता प्रोटेस्ट कर रही थी। वो कह रही थी कि जो उनके जीवन में बड़ा ही गंदा हुआ। सिंपल सा कारण ये है, द इफेक्ट ऑफ द वॉर के इफेक्ट की वजह से आप देखोगे जो नया रिपब्लिक, विमेन रिपब्लिक बना, वो बेचारे जो पुराने लोग थे उन पे अटैक हो रहा है एक तरीके का। मतलब जो जर्मन के अंदर एक नई पीढ़ी आ रही है, ऐसा एग्जांपल के लिए मान लो आज भारत के अंदर जो सरकार है वो किसी भी कंट्री से 500-600 अरब डॉलर कर्जा ले ले, और कर्जा लेने के बाद कहते कि हमने डेवलप किया, लेकिन मेरे बाद जो आने वाली 2 पीढ़ियाँ आएंगी उन पीढ़ियों को उनका पैसा भरना पड़ेगा। तो ऐसे टाइम पीरियड पे वो क्या कहेंगे? वो यही कहेंगे कि तुमने डेवलपमेंट तो करा, पर ऐसे डेवलपमेंट का क्या फ़ायदा? तो कहने का मतलब यही था कि वॉर हुआ, एक्सेप्ट कर लिया कि वेमर रिपब्लिक बना, लेकिन जनता को तो पैसा भरना पड़ रहा है ना। इसी वजह से आप कह सकते हैं कि उस टाइम पीरियड पे जर्मन लोगों ने, जिन्होंने इस संधि को फेस करा, जिन्होंने इस संधि को एक्सेप्ट कर लिया, उन लोगों को नवंबर क्रिमिनल का नाम देने लगे, और जिसकी वजह से इसका इफेक्ट 1930 के दशक में जाके बहुत गंदा पड़ता है। तो वो चीज़ आपने समझना है। दूसरा, यहाँ पे देखोगे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर सैनिक लोग जिन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी, उनके लिए बहुत मतलब नागरिकों ने सम्मान करा, लेकिन रियल बात ये थी कि बेचारों को कितनी लाइफ जीनी पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा गंदी लाइफ जीनी पड़ रही थी। नॉर्मल से लिखा है, दे फेस पॉइजनस गैस, एनिमी सैलरिंग एंड रैंक रिड्यूस रैपिडली। मतलब वो बताते थे कि किस तरीके से वॉर के अंदर लड़ते थे ना, बेचारे उनके सैनिकों की लाश ऐसे मरी पड़ी रहती थी और चूहे उनको खा रहे होते थे, और बेचारों को वहीं पे रहना पड़ता था अपने आप को सेव करने के लिए। लेकिन फिर भी उनके बलिदान को सही तरीके से जर्मनी में यूज़ नहीं करा गया। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि जर्मनी के लोग सही चीज़ के लिए लड़ रहे थे, और वहाँ पे पॉलिटिकल रेडिकल जिन्होंने संस्थाएं बना ली थी, सरकार बना ली थी, वो सही तरीके से नहीं बनाई थी। इसलिए तो रोज़ होना ही होना है। इसलिए वहाँ पे जर्मनी के अंदर हिटलर का उदय होता है, और हिटलर किस तरीके से तानाशाह बनता है वो वीडियो की नेक्स्ट लेक्चर सीरीज़ में मैं आपको बताऊँगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ईपी फैमिली टेलीग्राम अकाउंट पर नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हम ई पाठशाला पे लेके आते रहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।